We want to achieve so much in life. Let us start with money. या वो चीज़ें जो दिखती हैं. Yes, I'm talking about the visible realm. आप जो मांगोगे वो मिल जाएगा. अगर आप इस बात पे यकीन रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन में 3 सिंपल चीज़ें सिखाई जाती हैं. आस्क, बिलीव एंड रिसीव. आप आज 15-20 मिनट में ये समझने वाले हैं. हाँ, और आजमा कर ज़रूर देखिएगा. पर इसमें एक चीज़ मिसिंग है. एक्ट. वो ज़रूर करना है. सो द फर्स्ट स्टेप इज आस्क. तो आस्क में एक क्लैरिटी चाहिए. ठीक है, जैसे आपने कहा मुझे मकान चाहिए. मकान कौन सा? फ्लैट चाहिए, कोठी चाहिए, क्या चाहिए? तो वो बड़ा क्लियर होना उसमें पड़ेगा. फिर आपने कहा आपको नया मकान मिल गया और उसके बाद आप बुराई करने लगे. इसका ये कमरा छोटा है, इसका ये कमरा बड़ा है, यहाँ से मुझे कॉलेज जाने में इतनी मुश्किल होती है, जॉब पे जाने में इतनी मुश्किल होती है, ये नहीं है, वो नहीं है. तो आप स्पेसिफाई कब करा था? 100% वो मिल जाएगा, बट प्लीज शो क्लैरिटी. आस्क मतलब क्लैरिटी, कि जितना क्लियर हो सकते हैं. ऐसा नहीं कि आपने एक बार लिख दिया, उसमें चेंजेस ही नहीं हो सकते. दैट इज नॉट रिजिड. आप उसमें और चेंजेस कर लिए, आप उसमें और चेंजेस कर लीजिए, लेकिन उसके बाद आप रोज चेंज कर रहे हैं. आज मुझे 3 करोड़ रुपए चाहिए, आज मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए, नेक्स्ट डे आपको मुझे 6 करोड़ रुपए चाहिए. यू आर कंफ्यूजिंग द यूनिवर्स. ये मत करिए. एक बार हो गया, सब कुछ फाइनल कर दिया आपने, बस. द सेकेंड स्टेप इज बिलीव. आपके बिलीव्स बचपन में ही बन गए होंगे, आपके पेरेंट्स से या आपके एनवायरनमेंट से. उन्होंने जो भी कहा, आप वीक हैं, आप स्ट्रांग हैं, हमारे ख़ानदान में ये नहीं हो सकता, वो सब आपके बिलीव्स बन गए. और जब आप बड़े हुए तो आपके आसपास के लोगों ने, रिलेटिव्स ने, कलीग्स ने जो भी कहा और आपने सुना, पर फिर विश्वास कर लिया. मतलब सेल्फ टॉक. आप कैसे हैं? अगर आप ये मान जाते हैं जो दूसरे लोग बोल रहे हैं आप बिल्कुल वैसे हैं, तो यही आपका बिलीफ है. स्टेप था बिलीफ. आपके वो बिलीफ बने कैसे? ठीक है, तो अगर हम वो शुरू करें, चाइल्डहुड से शुरू करें, तो बच्चे के बिलीव्स जो हैं वो बचपन से ही बन जाते हैं. ठीक है, तो छोटे बच्चे को तो कुछ नहीं पता होता ना. जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो आपको पेरेंट्स से पता चला, या आपके एनवायरनमेंट में जितने भी लोग थे, स्कूल में जो लोग थे, आपके घर में जो रिलेटिव्स थे, या जो भी फ्रेंड्स थे, उन सब ने जो भी कहा, आपके दिमाग में उसमें से काफी कुछ बैठ गया. उससे आपका बिलीफ बन गया. एक हो गया वो. दूसरा बिलीफ आपका, दूसरा जो वो स्ट्रांग हुआ, कि दूसरे ने जो आपसे कहा सो कहा, आपने अपने से क्या कहा. तो इसका मतलब ये हो गया कि आप जो है थोड़े से और बड़े हुए, अब अपनी बुराइयां करने लगे. मैं तो पागल हूँ, मेरे से तो ये भी नहीं होता, मैं तो रोज बीमार हो जाती हूँ, मुझे तो ये है, मतलब करने लग गए. तो जो आप अपने आप को कहते जा रहे हैं वो भी आपके बिलीफ्स में शामिल हो रहा है. तो बिलीव्स 2 तरीके से. आपके पेरेंट्स ने जो भी कहा और जो भी आपको एक्सपोजर मिला. एक्सपोजर मतलब एनवायरनमेंट जो भी मिला. तो इसलिए हम बार बार एम्फेसाइज करते हैं और पढ़ो और पढ़ो. ठीक है, मतलब आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट पढ़ने से क्या हो जाएगा, वो सब्जेक्ट पढ़ने से क्या हो जाएगा, पर जितना ज्यादा हम पढ़ते हैं उतना दिमाग खुलता है. अब जो भी आप चाहते हैं वो नेक्स्ट स्टेप जो उसमें मिसिंग था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आस्क, बिलीव, रिसीव बताया गया था, एक्ट मिसिंग था. सो वी आर टेकिंग एक्ट. आप जो भी चाहते हैं या जो भी आपने आस्क में लिखा है, आपको इसके लिए काम करना पड़ेगा, बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली. फॉर एग्जाम्पल, आपने लिखा है आप मिस इंडिया बनना चाहते हैं, मतलब आस्क, और आपको ये विश्वास भी है कि आप मिस इंडिया बन जाएंगी, क्योंकि आपका बिलीफ है, क्योंकि भगवान ने आपको इतनी अच्छी पर्सनैलिटी दी है. लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि बिना मेहनत के ये हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल, आपको रैंप वॉक सीखनी पड़ेगी ना, आपको ओरिशियन स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, और आप ऊपर ऊपर की नॉलेज नहीं ले सकते, इन डेप्थ नॉलेज लेनी पड़ेगी. सो एक्ट एक्सटर्नली. सिमिलरली, आपको मेडिटेशन की प्रैक्टिस, आपके रिस्पॉन्स, आपकी रिएक्शन, सब पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि जितने आप इंटरनली स्ट्रांग होंगे, आपकी बातों में एक्सटर्नली उतनी डेप्थ आएगी.
और वो बनावटी या झूठ नहीं लगेगा। मतलब यू विल हैव टू डू कॉन्शियस एफर्ट्स रिगार्डिंग योर आस्क, that they will have to act now। तो जो भी आपने पढ़ा, आपने 10th पढ़ी, अपने 12th पढ़ी, तो उसमें यही होता था ना, एक प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस होता था। यू यूज टू हैव अ डेट ऑफ एग्जाम, और उसी एग्जाम डेट पे आपको एग्जाम देना होता था वो प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस प्रिपेयर करके। अगर आपने बहुत अच्छा प्रिपेयर कर लिया तो आपके 80-90% आ गए, आपने नहीं प्रिपेयर करा तो आपके 30-40% आ गए। सो इट मीन्स देयर ऑल्सो यू वर डूइंग कॉन्शियस एफर्ट। अब आता है रिसीव। आपने जो मांगा है वो आपको अब दिया जाएगा। इसमें से कुछ अनएक्सपेक्टेड सोर्स से आएगा, कुछ नई जगह से आएगा, जहाँ से भी आएगा आपको हाथ खोल के रिसीव करना है। रिमेंबर, आपने कहा था जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। रिसीव इट। ठीक है, थर्ड स्टेप इज रिसीव। मतलब जैसे ही आपको कोई चीज दी जाती है, आई स्टिल रिमेम्बर अ फनी सिचुएशन। हम जहाँ भी रिलेटिव के घर में जाते थे, हम तो इतने छोटे छोटे होते थे, तो वो जो भी 50 रुपीज 100 रुपीज जैसे जाते हुए बच्चों को पकड़ाते हैं, वो सगन जो देते हैं वो देने लगते हैं। मम्मी और वो आंटी, नहीं बहन जी, नहीं बहन जी, नहीं नहीं बच्चों को नहीं देना, नहीं देना। तो हमें लगता है क्यों नहीं दे रहे, पैसे हैं ले लो ना। तो रिसीव में एक ये भी होता है कि आपको हो गया है। जरूरत नहीं। तो आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, आपने वो हाथ खोल के लेनी है। तो मतलब आप जब मना कर रहे हैं ना, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, तो इट्स एन इनडायरेक्ट मैसेज और अ डिसरिस्पेक्ट टू दैट थिंग। जो भी आप कह रहे हैं मुझे नहीं लेनी, मुझे नहीं लेनी, तो आपने साफ मना कर दिया, और दिल में आप चाह रहे हैं आए काश मिल जाती, काश आ जाता। नहीं, वो कहना है। वो जो शाहरुख खान का हम हमेशा बोलते हैं ना, वो स्टेप बड़ा पसंद आता लोगों को, वो जो हाथ खोल के वो ये करता है, तो वो असल में वो रिसीविंग स्टेप है। तो रिसीविंग स्टेप का मतलब है, अगर आपने बिलीव कर लिया कि मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ कि मुझे 3 करोड़ रुपए दिए जाएं या मुझे 30 करोड़ रुपए दिए जाएं, तो आपको नहीं मिलेंगे। तो सबका ना बहुत इंटर रिलेटेड है। आस्क, बिलीव, रिसीव, वो सब इंटर रिलेटेड है। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो कर लिया, तो क्वेश्चन है मैं जो चाहती हूँ मिलेगा कब? आइए समझते हैं। जो हमें चाहिए वो विजिबल रेल्म में है, मतलब प्रॉपर्टी, मनी, ज्वेलरी, जो भी आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। पर आपको जो चाहिए उसी दिशा में काम करना शुरू करना पड़ेगा। डू यू रिमेंबर कॉन्शियस एफर्ट्स? आपका काम शायद एक ही दिन में हो जाए, एक हफ्ते में, या बहुत कम टाइम में, लेकिन आपके फ्रेंड, आपके रूममेट का काम 1 महीने में भी नहीं हुआ। जानते हैं उसका रीजन? इनविजिबल रेल्म, मतलब जो हमें दिखाई नहीं देता पर उसका असर बहुत ज्यादा है। हमने अभी एक ही टूल लिया है इनविजिबल रेल्म का, बट द मोस्ट पावरफुल टूल, ग्रैटिट्यूड। अगर आप चाहते हैं कि जो आपको चाहिए वो बहुत जल्दी मिल जाए, तो ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दीजिए। पर उसके कुछ रूल्स हैं, सुनिए ये डिटेल। तो हमने उसको एक सिंपल सा एक वो बताया, टूल बताया, एंड दैट इज ग्रैटिट्यूड, जो हमने पिछली बार भी बात की थी। ग्रैटिट्यूड छोटी से छोटी बात का भी। दूसरी चीज है थैंक यू राइटिंग में करना है, ये नहीं कि हाँ मेरे पास लैपटॉप है मैं अभी उस पर टाइप। और तीसरा चीज होती है जो चीज आपके पास है पहले आप उसके लिए ग्रेटफुल होइए। जैसे आपके पास एक कार है, अब आपको BMW चाहिए, और आपने कहा वो मेरे पास सड़ी सी कार है, मैं नहीं चाहता, इसमें 10 साल पुरानी कार है, ये है इसमें वो है, आपने 10 बुराइयां उसकी कर दी। 10 साल वो कार आपको आपके ऑफिस तक ड्रॉप करके आई, ये 10 साल आपने उसके साथ बिताए हैं। तो जिस चीज की आप बुराइयां करेंगे वो चीज आपको कभी नहीं मिल सकती है। आपके पर्स में एक 10 रुपीज का नोट है, एक 50 रुपीज का नोट है, आप आके घर में फेंकने लग गए पेरेंट्स के सामने, क्या ये कोई पैसे हैं, मैं क्या करूं, 10 रुपए 50 रुपए कुछ नहीं आता। अब आपने जो बोलते ना लक्ष्मी का अपमान कर दिया, अब आपके पास लक्ष्मी कभी नहीं आएगी। तो जो आपके पास है उसकी रिस्पेक्ट करना। दूसरी चीज, जो चीज आपको चाहिए, अब वो आपके किसी फ्रेंड ने ले ली, आपके किसी नेबर ने ले ली, नाउ यू आर फीलिंग वेरी जेलस कि अच्छा ये तो पता नहीं अपने आप को क्या समझते, एंड यू स्टार्टेड
स्पीकिंग नेगेटिव अबाउट देम। हम लॉ ऑफ यूनिवर्स करेंगे तो उसमें एक होता है लॉ ऑफ रेजोनेंस, कि आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं, आपको वो दिया जाएगा जिसके आप काबिल हो। तो आप काबिल बनेंगे ना उसके, जो आपको चाहिए आप उसके काबिल बन जाइए, आपको आराम से वो मिल जाएगा। तो आप वैसे भी जहाँ भी बोलते हैं मैं तो पागल हूँ, मुझे तो कुछ नहीं मिल सकता, मैं तो हूँ ही ऐसा, जब आपने ही अपनी बुराई कर दी मतलब आपकी अपनी नजरों में कोई रिस्पेक्ट नहीं है। सो हाउ डू यू एक्सपेक्ट द पीपल टू रिस्पेक्ट यू? जब आप ही अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, कोई कैसे कर देगा रिस्पेक्ट? सबसे सिंपल मेथड बताया है यहाँ हमने। आपको जो भी चाहिए वो पाने का, मनी चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, फ्रेंड चाहिए, लाइफ पार्टनर चाहिए, जो भी चाहिए वो मेथड है आस्क, बिलीव, रिसीव, बट एक्ट विद हम्बल अप्रोच, या पूरा दिन शुक्राना करते हुए। लेकिन आपको कुछ चीज़ें अवॉइड भी करनी है, जिनमें से सबसे कॉमन चीज़ है क्रिटिसिज्म। इसकी बात भी हम ज़रूर करेंगे, तब तक ये सीखिए। तो उसमें नेक्स्ट स्टेप भी बता देती हूँ। आपने तो छोटे छोटे स्टेप्स किए थे ना, कि लिख के करना है और इस चीज का, और छोटी से छोटी चीज का करना है, जो हमने लास्ट टाइम कहा था कि आप कमरे में सोने के लिए गए हैं, वहां बेड पड़ा है, गद्दा पड़ा है, तो आपने छोटी छोटी चीजों का ग्रेटिट्यूड शुरू कर दिया होगा कि भगवान मैं रोड पे जा रहा हूँ तो किसी ने रोड बनाई है, आज ड्राइवर आ गया टाइम पे, आज खाना बन गया, आज टिफिन ले लिया। तो वो अपनी छोटी छोटी चीजों का ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दिया। लेकिन उसमें नेक्स्ट स्टेप हम जैसे बताते हैं मैक्सिमम लोग भाग जाते हैं। उसमें वो ग्रेटिट्यूड है 3 चीजों का। ग्रेटिट्यूड ऑफ पेरेंट्स, फर्स्ट है ग्रेटिट्यूड ऑफ पेरेंट्स, मतलब आपने मैक्सिमम लोग अपनी मदर से या अपने फादर से नाराज हैं कि मम्मा ने मुझे ऐसे कह दिया था उस दिन, सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी थी, पापा ने मेरे को ये कोर्स नहीं कराया, उन्होंने कहा मुझे फीस नहीं है, और उसके बाद उन्होंने सारे पैसे जाके उसको दे दी, यहाँ कर दी। मतलब जो भी आपके कंप्लेंट्स हैं, तो हम कह रहे हैं कंप्लेंट्स को अभी आप साइड में रख दो। आपने मदर का अलग से और सब कुछ असल में लिख के होना है। तो आपने रजिस्टर में सिर्फ मदर लिखा, उसके बाद आप लिखना शुरू हुए। लेकिन हम बोल रहे हैं आपने सिर्फ पॉजिटिव 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 लिखना है। अब आपको अभी तो आप गुस्से में थे तो आपको कुछ याद नहीं आ रहा था, तो ठीक है, थोड़ा सा अपना माइंड चेंज कीजिए और आप पॉजिटिव लिखना शुरू करिए। तो बचपन से अगर हम कहें, आप एज अ पेरेंट मैं भी कह सकती हूँ, आप भी ये कह सकते ना कि बच्चे को उठाने में ही सिर्फ पीठ दर्द हो जाती है, अब उसको ये खिलाना है, अब उसको ये खिलाना है, अब यहाँ लेके जाना, अच्छा एडमिशन यहाँ हो जाए, वहां हो जाए। तो आपने जब से बच्चा हुआ है एज अ मदर, शायद 1 सेकंड भी या 1 मिनट भी ऐसा नहीं गया होगा पूरे दिन में जब आपने बच्चे के बारे में ना सोचा हो। नाउ वी आर टेलिंग दिस टू द चाइल्ड कि ठीक है आपने नहीं तारीफ करनी है, हम तो कह भी नहीं रहे लेकिन एटलीस्ट मम्मा ने जो करा, जो आपको याद है वो लिख दीजिए और उसके साथ एक थैंक यू लगा देना। थैंक यू मतलब ग्रेटिट्यूड, थैंक तो यू मम्मा। ये सारा रिसीव में, ये सारा रिसीव वाले स्टेप में आएगा, मतलब ये जो हम ग्रेटिट्यूड है ये रिसीव वाले स्टेप में। इसके बाद असल में क्या है, ग्रेटिट्यूड हम बोलते हैं कि ये स्टेप्स करते ही आपको रिसीव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे ऐसे नहीं है कि आपको एकदम ही अगले दिन 3 करोड़ रुपए मिल गए, आपने लिख दिया ना, आस्क में लिख दिया। अब वो कब मिलेगा, जब ये भी बता देती हूँ, जैसे आपने कहा आपने मनी कैलकुलेट करी थी ना कि मुझे सपोज आपने कैलकुलेट करा मुझे 3 करोड़ रुपीस चाहिए, ठीक है, वो हो गया मनी के टर्म्स में। जो हम ग्रेटिट्यूड के सेंस में कह रहे हैं, आपने जितना ग्रेटिट्यूड किया उसको कहते हैं सच्ची कमाई। तो आपने ये जो ग्रेटिट्यूड में लिखा है इसको बोलते हैं सच्ची कमाई। सच्ची कमाई मतलब आप पैसे अर्न कर रहे हो, तो बिना पैसों के तो कोई चीज नहीं खरीदी जाएगी ना। इसका मतलब सच्ची कमाई आप अर्न करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। आपको समझ ही नहीं आएगा इतने दिनों से मेरा ये काम नहीं हो रहा था, ये कैसे हो गया, वो काम नहीं हो रहा था, वो कैसे हो गया, क्योंकि ये सारा जो इनविजिबल रेल्म में आप ग्रेटिट्यूड करते जा रहे थे वो वहां यूज होता जा रहा है। तो इसका मतलब आपकी सच्ची कमाई जो आपने कमाया था वो खत्म भी होता जा रहा है। तो आपको और ग्रेटिट्यूड और ग्रेटिट्यूड और ग्रेटिट्यूड करना है। तो जिसमें हमने कहा था 3 तो आपको ग्रेटिट्यूड करने ही पड़ेंगे, इसके बाद आप छोटी छोटी चीजों का, जिस भी चीज का करना है करते रहिए। तो पहला हो गया पेरेंट्स का, तो मम्मी और पापा को, या तो आपसे जो भी गलती हो गई है, बोझ है,
ऊपर वहां जाके बोल दीजिए, सॉरी मम्मा मैंने आपको ऐसे बोला, सॉरी पापा मैंने आपको ऐसे बोला। लेकिन मैक्सिमम लोगों में इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो जाके पेरेंट्स को बोलते हैं, या इट इज बिलो देयर डिग्निटी, कैसे बोलूं मैं, नहीं हो पाता। ठीक है, तो सेकंड मेथड होता है लेटर लिख दीजिए। तो लेटर लिख दिया आपने, अब देने की हिम्मत नहीं है या पोस्ट करने की हिम्मत नहीं, कोई बात नहीं, लेटर लिख के रख लीजिए। मतलब वो लिखना है, सो इट शुड कम आउट ऑफ योर हार्ट। तो अपने अंदर से आपको उसको बाहर निकालना है। जो हम ये बोलते हैं ना, शायद ऐसे समझ में आएगा कि मेरे में और सक्सेस के बीच में कुछ आ रहा है। तो वो बीच में क्या क्या चीजें आ रही है, उसमें से एक चीज ही हो सकती है कि आपने अपने अंदर इतना दुख, इतना कंप्लेंट्स, इतना कुछ भरा हुआ है कि उसमें सक्सेस आ ही नहीं पा रही। वो आप खाली करोगे तो आएगी ना। तो उसमें फर्स्ट आपने जो भी ग्रेटिट्यूड करा मम्मी का, पापा का, तो उसमें काफी खाली हो जाएगा। तो मतलब वो लिखना है। तो सेकंड चीज हो गई, सेकंड होता है टीचर्स का। ये तो कोई भी नहीं करना चाहता। टीचर्स हियर मीन्स जो भी स्कूल में आपने पढ़ा, आपने कहा मेरी वो टीचर बड़ी गंदी थी, मेरी वो टीचर गंदी थी, आपने बुराई शुरू कर दी। तो मेरा जैसे प्रोग्राम है पेरेंटिंग द पेरेंट, तो मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी कि बच्चे शुरू से बुराइयां नहीं शुरू करते, पेरेंट्स करते हैं। मतलब अभी बच्चा नर्सरी में गया है, अभी 1 दिन हुआ नहीं उसको, 2 दिन हुए नहीं जाते हुए, और वो घर आया है स्कूल से, और जनरली फादर्स करते हैं ये, और तेरी टीचर कैसी है, क्या पढ़ाया उसने तुझे, अच्छा उसने ऐसे कहा, हम तो उसको ऐसे कर देंगे, हम उसको ऐसे कर देंगे। हाउ विल द चाइल्ड रिस्पेक्ट द टीचर अगर पेरेंट ऐसी लैंग्वेज बोल रहा है? तो जनरली प्रॉब्लम पेरेंट्स की आती। तो इसका मतलब आपको अगर वो हाथ से आपका हाथ पकड़ के कोई ABC नहीं लिखवाता कि आपने जोर कहाँ देना, आपने पेंसिल कहाँ रखनी है, या आपको वो 1 2 3 4 नहीं पढ़ाता कोई, आप आगे 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 इतना आगे कैसे पहुंचते? एवरी स्टेज, एट एवरी स्टेज यू हैव टीचर्स। दूसरी चीज होती है, टीचर्स वही नहीं है जो आपको स्कूल कॉलेज या जहां भी मिले, वो टीचर्स भी हैं जिन्होंने आपको इनडायरेक्टली लेसन दिया। आपको लाइफ में इतने लोग मिले और आप उनमें से मैक्सिमम लोगों की बुराइयां करते हैं, उसने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की, इसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने आपको एक लेसन सिखाया। तो आपको नेक्स्ट टाइम के लिए लेसन हो गया, नहीं नहीं मुझे ऐसे लोगों के बीच में रहना ही नहीं है, मुझे ऐसे। तो उन्होंने आपको लेसन सिखाया ना, दे आर योर टीचर्स। तो टीचर्स दोनों तरफ से, जिससे आपका बैर है या जिसने आपके लिए बुरा करा, उसके लिए मैं ग्रेटिट्यूड कैसे करूं? लेकिन वो करना है कि थैंक यू गॉड, आपने मेरी लाइफ में, जैसे मैं बोलती हूँ कि अगर मेरे साथ पुराने स्कूल में कुछ जो भी थी नेगेटिव सिचुएशन थी या नहीं होता, तो मैं नए स्कूल में कैसे जॉब ज्वाइन करती, कैसे मेरी इतनी सैलरी इंक्रीज होती, कैसे मुझे इतना एक्सपोजर मिलता और कैसे बेस्ट हुआ। तो इसका मतलब वो कितना अच्छा था ना, मैं वो स्कूल कभी नहीं छोड़ती अगर वहां ऐसी कुछ ये वाली सिचुएशन नहीं होती। तो इसका मतलब उन्होंने जो किया वो मेरे बेनिफिट के लिए था ना। तो अगर बुरा ना होता तो आप अच्छे के लिए जाते ही नहीं, आप खड़े ही नहीं होते। ठीक है, ये हो गया सेकंड। थर्ड होता है, हम बोलते हैं 5 एलिमेंट से आपका शरीर बना है, और सबको ये पता होता है, हाँ 5 एलिमेंट्स मुझे पता है, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, सूर्य। तो हिंदी में हम ऐसे बोलते हैं, या अर्थ, सन, वाटर, फायर, एयर, ऐसे करके आप इंग्लिश में बोलना चाहें। लेकिन इन 5 से आपका शरीर बना है, तो हमने तो आज तक उनको थैंक यू नहीं बोला ना। तो सबको शर्म आती है कि मैं बोलूं कैसे। तो हमने अभी तो हमारे पास कोरोना गया है, तो हमने उससे भी लेसन नहीं लिया। तो उस वक्त क्या था, सिर्फ एयर हमारे फेवर में नहीं थी। मतलब जिसको जो हम सांस, हम एक बार सोचते भी नहीं कि अगली सांस अगर हमें ना आए तो हम जिंदा नहीं है। तो इसका मतलब एयर, जो चीज हमें फ्री मिलती जा रही है, वी आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड ना। तो और आप गुजरात में रहते हैं ना, तो गुजरात का जब भी बात होती है तो हमेशा अर्थक्वेक्स की जरूर बात होती है कि जब वहाँ वो अर्थक्वेक्स कोई भूल नहीं सकता कि उसमें, हाँ भुज में जो आया था, तो उसमें लाखों लोगों के घर चले गए थे। तो उसमें हम सिर्फ एक चीज, धरती, तो सिर्फ धरती हमारे फेवर में नहीं थे ना, और धरती जो भी थी पलट गई या जो भी हो गया। ऐसी जब सुनामी आया था तो वो अर्थक्वेक पानी के नीचे आया था, तो उससे इतने सारे लोग जो है डूब गए। तो उसमें जल और पृथ्वी दोनों ही हमारे फेवर में नहीं थे। तो इन 5 तत्वों में से अगर एक भी आपके फेवर में नहीं होगा तो आप जिंदा ही नहीं रह सकते। ऐसे आप नया घर लेते हैं तो भूमि पूजन करते हैं ना, ऐसे कोई बिल्डर फ्लैट बनाने लगता है तो पहले भूमि पूजन होता है ना। तो वो भूमि पूजन इसलिए कि वो जो धरती है, वो जो लैंड है, वो हमें सूट कर जाए।
सूट करने का मतलब वो पॉजिटिव रहे, मतलब कुछ भी इसमें नेगेटिव ना हो। तो ये 3 चीजें हैं जिसमें आपको इनका थैंक यू करना ही पड़ेगा।